हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ संजय सिंह चौहान और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। लॉकडाउन की वजह से जो आईनेट एग्ज़ाम था वो कैंसिल हो गया और उसके बाद नेवी ने भी डायरेक्ट फॉर्म्स निकालने स्टार्ट कर दिए। ऐसे ही इंडियन कोस्ट गार्ड अभी तक जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता था वो डायरेक्ट एंट्री बेस्ड एग्ज़ाम कंडक्ट कराता था और ये जो डायरेक्ट एंट्री बेस्ड एग्ज़ाम था उसमें से वो फॉर्म साल में 2 बार ही फॉर्म निकलते थे और जब भी फॉर्म निकलता था तो उसमें पहले कैंडिडेट फॉर्म फिल करते थे, जो भी उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया अगर वो उसको पूरा करते हैं, और फॉर्म फिल करने के बाद उनको पीएसबी के लिए बुलाया जाता था, दैट वाज प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग बोर्ड, और अगर वो स्क्रीनिंग में पास होते थे तो फाइनली फिर उनको एफएसबी के लिए बुलाया जाता था, जिसको फाइनल सिलेक्शन बोर्ड भी कहते थे वो। और जो कैंडिडेट फाइनली फिर उसमें पास होते थे उनका मेडिकल होता था और फिर उनकी ज्वाइनिंग होती थी। अभी जो फॉर्म ओपन किया है इंडियन कोस्ट गार्ड ने, जिसकी ज्वाइनिंग दिसंबर 2022 से है, और इसके लिए उसमें कई सारे चेंजेस किए हैं उन्होंने, और नंबर ऑफ वैकेंसीज़ जो निकाली हैं 65 वैकेंसीज़ निकाली हैं। 18 कल से ये फॉर्म स्टार्ट होने वाला है और 28 इसका लास्ट डेट है। 28 फरवरी को शाम 5 बजे तक कोई भी कैंडिडेट जो भी एलिजिबल है इसके लिए वो फॉर्म भर सकता है। तो जब हम ये फॉर्म अभी नोटिफिकेशन देख रहे थे या क्लास में हम जब डिस्कस कर रहे थे तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के सवाल थे कि सर पेपर कैसा होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनका समझ नहीं आता, कभी इतने में कॉल कर देते हैं, कभी इतने में कॉल कर देते हैं। इन सारी चीज़ों के जवाब आज हम अभी इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन से लोग जा सकते हैं, कितनी वैकेंसीज़ हैं मेल कैंडिडेट के लिए, किन किन ब्रांचेस के लिए मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, किसके लिए फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकती हैं। सो ये सारे सवालों के जो जवाब हैं वो अभी हम अगले 10 मिनट में डिस्कस करेंगे। इसमें से पहली चीज़ है कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड ने अभी अपना फॉर्म चेंज किया है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का, वो फॉर्म चेंज करने का एक मेन रीज़न ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट को बहुत सारे इस बात को लेकर डाउट थे कि कभी तो कट ऑफ आपका 70% में कॉल आ जाता है, कभी 80% में कॉल आता है। तो ये सारी दिक्कतें ना रहें, जो एलिजिबल है उस चीज़ के लिए वो फॉर्म भरे, एग्ज़ाम दे और उसको सिंपली पास करे। लेकिन इस बार उन्होंने नया एक स्टेज 1 उसमें इंक्लूड कर दिया जिसमें रिटन एग्ज़ाम भी होगा। ये रिटन एग्ज़ाम क्या है और किस तरीके से कंडक्ट किया जाएगा, कितने आवर्स का होगा, कितने मार्क्स का होगा, ये सारे सवाल हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा ये है कि अगर किसी भी कैंडिडेट को इंडियन कोस्ट गार्ड में जाना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है पहला। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए अगर आप देखो तो इस बार कोस्ट गार्ड ने जो फॉर्म ओपन किया है वो 4 ब्रांचेस के लिए ओपन किया है। पहली ब्रांच जो उन्होंने मेंशन किया है दैट इज जीडी, जनरल ड्यूटी के लिए, और जनरल ड्यूटी में स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया है कि दिस ब्रांच इज ओनली ओपन फॉर मेल कैंडिडेट्स। आप जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से स्पेसिफिकली मेंशन किया है उन्होंने कि ये फॉर्म जो ओपन किया है ये सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है, उसके अलावा और भी कोई जीडी के लिए फॉर्म फिल नहीं कर सकता। उसमें एज क्राइटेरिया क्या है, वैसे तो अगर आप एज क्राइटेरिया देखो तो 25 ईयर्स एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग उन्होंने सिंपली बोला है, लेकिन इसके लिए उन्होंने डेट भी मेंशन करी है, और इस डेट में जो डेट मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ, जो नोटिफिकेशन उन्होंने मेंशन किया है, द डेट इज़ 1 जुलाई 1998। कोई भी कैंडिडेट जो 1 जुलाई 1998 के बाद पैदा हुआ और 30 जून 2002 के पहले पैदा हुआ, ऐसे मेल कैंडिडेट इस ब्रांच में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ बहुत क्लियरली उन्होंने मेंशन की है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में कि कोई भी कैंडिडेट जो उसको फॉर्म को फिल करना चाहता है उसका 60% मार्क्स ग्रेजुएशन में होने चाहिए। सो इसके साथ जो एडिशनल क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगी है वो 10+2 में फिजिक्स और मैथ्स में एग्रीगेट आपका 55% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। सो जीडी के लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट जिनकी एज 1 जुलाई 1998 के बाद से लेके 30 जून 2002 के बीच में है, वो डेट्स आर इंक्लूसिव, तो वो कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दूसरा जो ब्रांच इन्होंने ओपन करी है इसमें दैट इज़ कमर्शियल पायलट्स लाइसेंस सीपीएल वालों के लिए। तो इसके लिए 10+2 में दैट सेम आपका फिजिक्स और मैथ्स में 55% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन इसकी ये है कि आपके पास सीपीएल का लाइसेंस होना चाहिए। तो सीपीएल लाइसेंस के लिए जिनको भी असिस्टेंट कमांडेंट बनना है वो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। और इसमें जो एज है वो 2 साल और उनको बढ़ा के दी है, जैसे कि 1 जुलाई 1998 के बाद 30 जून 2004 तक वाले कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। तीसरी जो इसकी ब्रांच है दैट इज़ टेक्निकल ब्रांच, और टेक्निकल ब्रांच में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 1 जुलाई 1998 के बाद
से लेकर 30 जून 2002 तक, और सिर्फ मेल कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो जिनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है मैकेनिकल की, वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और चौथी जो ब्रांच है वो टेक्निकल के लिए, ये भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो इंजीनियर्स हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया सेम है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से उनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में होनी चाहिए। अब दूसरा सवाल ये है कि इसमें जो ये पेपर होने वाला है, ये तो हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, जो पेपर होने वाला है वो कैसा होने वाला है। तो ये जो एग्ज़ाम होने वाला है, इस एग्ज़ाम को उन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट जिसको उन्होंने सेक्शन 1 नाम दिया है, दैट मीन्स जो कैंडिडेट जीडी के लिए जाना चाहते हैं या कमर्शियल पायलट के लिए जाना चाहते हैं, उन दोनों के लिए एक ही एग्ज़ाम होगा जिसमें 4 सेक्शन होंगे, ए, बी, सी और डी। ए में उन्होंने जो मेंशन किया है दैट इज़ इंग्लिश, दूसरा रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, तीसरा जो सब सेक्शन होगा उसमें जनरल साइंस और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, और चौथा सेक्शन होगा जनरल नॉलेज। हर सेक्शन से 25 क्वेश्चंस हैं। तो अगर 25 क्वेश्चन इंग्लिश, 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 क्वेश्चन जनरल साइंस और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड को मिला के, और 25 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज से होंगे। एक क्वेश्चन 4 मार्क का है, तो टोटल 400 मार्क्स का आपका पेपर है। और इसमें सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना मैंडेटरी है, और ओवरऑल 200 मार्क्स आपको इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए चाहिए। 2 आवर्स का एग्ज़ाम होगा, 1 डे एग्ज़ाम होगा। दूसरा जो सेक्शन 2 है, ये सेक्शन 2 मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट्स के लिए है। तो ऊपर के 4 सेक्शन तो सेम है, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएफ, जनरल साइंस और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज। उसके साथ साथ एक चीज़ और ऐड कर दी उन्होंने, एक सेक्शन अलग सेक्शन दिया है, दैट इज सेक्शन ई, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। और इसका बहुत बड़ा वेटेज है इस एग्जाम में अगर आप देखें तो ऊपर के जो 4 सेक्शन है उनसे सिर्फ 10, 10, 10 और 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो आपका इंग्लिश 40 मार्क्स का हो गया, आपका रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 मार्क्स का हो गया, जनरल साइंस और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड 40 मार्क्स का हो गया, जनरल नॉलेज आपका 40 मार्क्स का हो गया। और रिमेनिंग जो 60 क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पूछे जाएंगे और मैकेनिकल से पूछे जाएंगे। और चूंकि एक क्वेश्चन 4 मार्क का है तो 240 मार्क्स का ये है। इनमें भी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना मैंडेटरी है। तो ऊपर के जो 4 सेक्शन हैं जो 40 के थे, तो 160 मार्क्स के हैं, और उन 160 मार्क्स में से 50% मार्क्स दैट इज 80 मार्क्स आपको लेके आने हैं। और दूसरा सेक्शन जो है जिसमें 60 क्वेश्चंस हैं, जिसके 240 मार्क्स हैं, उसमें 120 मार्क्स आपको लेके आने हैं, तब आपको जो स्टेज 1 है उसमें पास माना जाएगा। तीसरा सेक्शन जो 3 दिया है उसको ही सेक्शन 2 की तरह ही मेंशन किया है, बस इसमें जो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पहले मैकेनिकल के थे उसमें 60 क्वेश्चंस ये मैकेनिकल की जगह अब इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के होंगे। और जिन कैंडिडेट ने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग करी है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसमें भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो 200 मार्क्स हैं। और एक चीज़ और आप लोग कंफ्यूज नहीं हो कि ये जो मार्क्स आपको लेके आने हैं इसमें, ये जब मेरिट बनेगी तो मेरिट में इन मार्क्स को काउंट किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वालिफाइंग है आपको, तो क्वालिफाइंग तो मिनिमम मार्क्स तो आपको चाहिए, इसके साथ साथ आपको और ज़्यादा मार्क्स चाहिए ताकि जब आपकी मेरिट बने तो मेरिट में आप अच्छा स्कोर कर पाओ और आपकी रैंक आ जाए मेरिट में। तीसरी चीज़ जो आपको इसमें ध्यान रखनी है कि ये जो एग्ज़ाम है इंडियन कोस्ट गार्ड का, इसका नाम उन्होंने दिया है कोस्ट गार्ड कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जैसे एफकैट होता है एयरफोर्स का कॉमन एडमिशन टेस्ट, ऐसे ही कोस्ट गार्ड का कॉमन एडमिशन टेस्ट है ये। और इसमें मेनली मेल कैंडिडेट्स के लिए है, ये फॉर्म फीमेल कैंडिडेट के लिए नहीं है। इसमें सिर्फ सीपीएल के लिए जो लड़कियां जाना चाहती हैं वो अलाउ कर सकती हैं, अदरवाइज ये फॉर्म स्ट्रिक्टली मेल कैंडिडेट के लिए ओपन किया गया है। जो कैंडिडेट, और इसका रिजल्ट आपका विद इन 1 मंथ डिक्लेयर कर दिया जाए। टेंटेटिव जो डेट उन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन किया है कि जब भी एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम डेट से 1 महीने के अंदर आपका जो स्टेज 1 का रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। और स्टेज 2 में पीएसपी बोलते हैं लोग उसको, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग बोर्ड। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग बोर्ड में जो कैंडिडेट इसको रिटन को पास करेंगे उनको कॉल किया जाएगा। और प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग बोर्ड आपका जैसा रेगुलर स्क्रीनिंग होता है वैसे ही स्क्रीनिंग की तरह ही ये टेस्ट होता है, लेकिन जो कोस्ट गार्ड की स्क्रीनिंग है ये थोड़ी डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, तो जैसे अगर आप स्क्रीनिंग के लिए जाओ, रेगुलर स्क्रीनिंग के लिए, चाहे एयरफोर्स के लिए
या आप जाओ आर्मी के लिए या नेवी के लिए, किसी भी अगर आप एसएसबी बोर्ड में जाते हैं तो जब आप रिपोर्ट करते हैं, कुछ बोर्ड में उसी दिन स्क्रीनिंग हो जाती है, कुछ बोर्ड में अगले दिन स्क्रीनिंग होती है। तो स्क्रीनिंग में आपका एक टेस्ट वर्बल रीजनिंग का कंडक्ट करते हैं साइमल्टेनियस, उसी के बाद दूसरा नॉन वर्बल रीजनिंग का कंडक्ट करते हैं, एंड दीज 2 टेस्ट आर फॉलोड बाय पीपीडीटी एंड डिस्क्रिप्शन और जीडी के बाद फिर उसी दिन आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाता है। लेकिन जो कोस्ट गार्ड का एसएसबी है, जिसको ये पीएसबी बोलते हैं, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग बोर्ड, इसमें थोड़े से चेंजेस हैं। चेंजेस क्या हैं? तो पहला चेंज तो ये है कि जब आप बोर्ड में जाओगे पीएसबी के लिए तो आपको एक प्रॉपर वर्बल रीजनिंग का टेस्ट दिया जाएगा। वर्बल रीजनिंग का टेस्ट देने के बाद अगर आप वर्बल रीजनिंग के टेस्ट में पास होते हो तो आपको नॉन वर्बल रीजनिंग के टेस्ट में अपीयर होने दिया जाएगा। अब अगर आप नॉन वर्बल रीजनिंग के टेस्ट में भी पास होते हो तो फिर आपको पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट के लिए अलाउ किया जाएगा। अदरवाइज जिस स्टेज में आप बाहर हो जाओगे, जैसे मान लो आपने अगर पहला टेस्ट वर्बल रीजनिंग का नहीं पास किया तो आप वहीं से बाहर हो, दैट मीन्स आपको पूरी स्क्रीनिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता। ये मेन चेंज है जो कोस्ट गार्ड का पीएसबी है और जो रेगुलर आपका स्क्रीनिंग होता है। अब अगर पीएसबी में पास होते हो तो वहीं पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, वहीं पर कैंडिडेट की बाकी डिटेल का वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, और फिर आपको कुछ टाइम के बाद डेट्स दे दी जाएंगी कि अच्छा ठीक है, आपको कब एसएसबी के लिए और कहाँ पर रिपोर्ट करना है आपको एसएसबी के लिए। अच्छा, कुछ टाइम पहले तक 2017 और 18 तक मैं कहूँ, और 19 तक इवन से, अगर मैं ये कहूँ कि 2019 तक इनके पास पहले जो जीटीओ का आउटडोर टास्क था वो नहीं कराते थे, इनके पास सर इंडोर टास्क थे। तो साइकोलॉजी का कंप्लीट टेस्ट कराते थे आपके फाइनल एसएसबी, जो एसएसबी बोर्ड था, और जो जीटीओ होता था, जीटीओ में ये सिर्फ इंडोर टास्क कराते थे और इंटरव्यू कराते थे। इनके बेसिस पे आपके जो भी मार्क्स आते थे, तो स्टेज 1 के मार्क्स, दैट मीन्स जो रिटन के मार्क्स हैं अब, प्लस आपके जो फाइनल एसएसबी बोर्ड के, जो फाइनल सिलेक्शन बोर्ड के मार्क्स हैं, इन दोनों को मिलाकर आपकी मेरिट बनेगी। दैट मीन्स स्क्रीनिंग इज ओनली फॉर क्वालिफिकेशन, कि आप स्टेज 2 में या आप स्टेज 3 में, दैट इज एफएसबी में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। तो आपकी जो मेरिट बननी है, मेरिट 2 चीज़ों के बेस पे बननी है। पहली चीज़ आपके स्टेज 1 दैट मीन्स रिटन एग्जाम के मार्क्स, और आपके स्टेज 3 दैट इज फाइनल एसएसबी बोर्ड के मार्क्स, इनके बेस पे आपकी मेरिट बनेगी। एक बार आप फाइनल एसएसबी में पास होने के बाद जो स्टेज 3 कहते हैं, जिसको आप स्पेशल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बेस हॉस्पिटल नई दिल्ली में रिपोर्ट करते हो, और जो कैंडिडेट मेडिकली फिट पाए जाते हैं उनको फिर इंडक्शन के लिए प्रॉपर कॉल अप लेटर आता है। और इंडक्शन इसका कहाँ पर होता है? तो नेवल एकेडमी है, आईएनए बोलते हैं, आईएनए एजिमाला केरला में है, और उसमें 22 हफ्ते का एक नेवल ओरिएंटेशन कोर्स होता है। तो जो भी कैंडिडेट इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए जाना चाहते हैं उनका पहले एक नेवल ओरिएंटेशन कोर्स होगा, दैट इज़ फॉर अबाउट 22 वीक्स, और वहाँ से पास होने के बाद उन कैंडिडेट को उनकी रिस्पेक्टिव यूनिट्स में भेज दिया जाता है, और फिर उनका जो यूनिट के साथ ट्रेनिंग होती है वो एडिशनल ट्रेनिंग है उनकी, और वो लगभग 1-1.5 साल तक कंटिन्यूसली चलती रहती है। कभी कुछ कंट्रीज़ में विज़िट करते हैं, कभी जो टास्क उनको दिया जाएगा उसके लिए जो ट्रेनिंग मॉड्यूल होगा, वो इस तरीके से इनका प्रॉपर काम चलता है आगे। अब सवाल ये था कि इस फॉर्म को कैसे भरें, क्या फॉर्म भरना है, डेट्स क्या हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अभी इस फॉर्म को फिल करने की जो डेट है वो 18 कल से स्टार्ट हो जाएगा, 18 फरवरी 2022 से लेके, और 28 फरवरी 22 तक रहेगा ये। और मोस्ट प्रोबेबली आपका 2 से 2.5 महीने बाद आपका एग्ज़ाम की डेट भी शायद आ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें। और एक चीज़ और है कि इसमें एक बार में एक ब्रांच के लिए ही आप फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर कैंडिडेट को जीडी के लिए भरना है तो वो सिर्फ जीडी के लिए भर सकता है। अब वो किसी भी स्ट्रीम का हो सकता है, या अगर वो टेक्निकल ब्रांच के लिए जाना चाहते हैं तो टेक्निकल के लिए भी भर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन के साथ में टेंटेटिव शेड्यूल भी उन्होंने मेंशन किया है, और टेंटेटिव शेड्यूल में मैं कुछ डेट्स आपको बता देता हूँ कि मार्च के महीने में आपका स्टेज 1 होगा, जून के महीने में आपका स्टेज 2 दैट मीन्स आपका जो पीएसबी है, जुलाई से लेके अक्टूबर के बीच में आपका जो फाइनल एसएसबी है, एफएसबी बोलते हैं जिसको ये, और जुलाई से दिसंबर के बीच में स्टेज 4 दैट मीन्स आपका मेडिकल वगैरह कंप्लीट हो जाएगा, और एंड दिसंबर 2022 से आपका ये फॉर्म स्टार्ट होना है। तो मार्च, उसके बाद फिर जून, फिर जुलाई से लेके अक्टूबर, फिर जुलाई से लेके दिसंबर, और दिसंबर 22 में आपकी इसकी ज्वाइनिंग है। इसके लिए कुछ मेडिकल क्राइटेरिया भी है। मेडिकल के लिए इसके हाइट और वेट में कन्फ्यूजन था कैंडिडेट्स को। तो अगर हम हाइट की बात करें तो
सारे कैंडिडेट्स के लिए जो इंडियन कोस्ट गार्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए मिनिमम हाइट है 157 सेंटीमीटर, और जो कैंडिडेट हिली एरिया से आते हैं उनके लिए 5 सेंटीमीटर का छूट है, और ट्राइबल कैंडिडेट हैं जो उनके लिए 5 सेंटीमीटर का छूट है। इसके अलावा आई साइट का है कि अगर 6/6 से लेके 6/9 तक अलाउड है, और अगर करेक्टेड विद लेंसेस है तो उसमें 6/6 मांगा है उन्होंने। और इसके लिए टैटू, जो परमानेंट टैटू कुछ कैंडिडेट ने करा रखे हैं, तो परमानेंट टैटूज अलाउड नहीं है इसमें। सो इसके साथ साथ हम नोटिफिकेशन भी इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो इसमें डाल देंगे, एक बार आप उसको देख लीजिए। तो जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं, फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए कल से फॉर्म ओपन हो रहा है, 18 से लेकर 28 तारीख तक है, और एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। मार्च में ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, डेट अभी फिक्स नहीं है, बट बहुत जल्दी आपकी डेट भी अनाउंस हो जाएगी, और इसके लिए ठीक से तैयारी करिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और इसके अलावा अगर आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम है या किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप नीचे दिए गए नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं, और या अपनी प्रॉब्लम अपनी मेल पे इस दिए हुए, या आप अपनी प्रॉब्लम इस मेल जो इसमें दिया हुआ है उसमें लिख सकते हैं, और हम इंश्योर करेंगे कि विद इन 24 आवर्स आपके सवालों के जवाब उसमें दें। एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।